वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में आपकी जो कृतिका पूरक पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था। एक बार हम वापस से जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसका पुनर्अभ्यास कर लेते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो रीढ़ की हड्डी है ये एकांकी है और इसके जो लेखक है वो कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। तो उन्होंने इस पाठ में हमें बताया है कि जो आज का समय है उसमें क्या है, स्त्री शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताना चाहा है कि जो लड़कियां हैं उनको भी लड़कों के समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे, बहुत से लोग हैं, कुछ नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रूढ़िवादी हैं, जो कि चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ घर गृहस्थी संभालने वाली ही होनी चाहिए। तो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, जो इसकी मुख्य पात्र है उमा, तो उमा के माध्यम से उन्होंने यही बताना चाहा है कि आज का जो समाज है उसमें उमा जैसी लड़कियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि अन्याय के खिलाफ, जो कि रूढ़ियां चली आ रही है उनके खिलाफ आवाज उठा सके और जो समाज में जो विचारधारा बनी हुई है उस विचारधारा को बदल सके, ताकि जो लड़कियां हैं उनको भी लड़कों के समान अधिकार मिल सके और उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। मतलब स्त्रियों की जो शिक्षा है वो भी उच्च स्तर पर पहुंच जाए। लड़कियां जो है किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। तो इस बात को उन्होंने इस पाठ के माध्यम से समझाना चाहा है। तो इस पाठ में उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने कई पात्र बताए हैं। पहला बताया उन्होंने रामस्वरूप। रामस्वरूप कौन है, उमा के पिता हैं, जो कि बहुत ही समझदार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई, कॉलेज भी भेजा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की जो शादी है उसमें उसकी पढ़ाई बाधा बन रही है, तो उन्होंने क्या किया, इतना समझदार होने के बावजूद भी अपनी बेटी की शिक्षा को उन्होंने छिपाया। और दूसरा पात्र उसमें है कौन, गोपाल प्रसाद, जो कि लड़का है जो देखने आते हैं उमा को, शंकर, उसके पिता हैं। वो भी पेशे से वकील है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो उनके विचार हैं वो विचारधारा उनकी सही नहीं है। मतलब वो दकियानुसी विचार वाले हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मतलब वो अपने घर के लिए अपनी बहू चाहते हैं कैसी, कम पढ़ी लिखी बहू होनी चाहिए, जो कि सिर्फ घर गृहस्थी को संभाल सके, घर के जो काम है उनको उसमें निपुण होनी चाहिए, घर के सारे काम अच्छे से करने आने चाहिए उसको, और सुंदर भी होनी चाहिए। तो वो क्या, उनका जो विचारधारा है वो कैसी है, वो शादी को सिर्फ क्या समझते हैं, एक बिजनेस मानते हैं, व्यापार समझते हैं, और वो दहेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब दहेज को ज्यादा महत्व देते हैं कि जो लेन देन है वो अच्छा होना चाहिए, लड़की है वो सुंदर होनी चाहिए, घर गृहस्थी संभालने वाली होनी चाहिए, कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कम पढ़ी लिखी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है उनके नखरे ज्यादा होते हैं, और कम पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने घर को आराम से संभाल सकेगी। मतलब वो चाहते थे कि जो लड़की है वो उनके दबेल में रहे, मतलब दब्बू बन के रहे, उनके खिलाफ आवाज, मतलब कोई भी यदि अन्याय होता है, कोई भी कमी होती है तो उसके खिलाफ वो आवाज ना उठा सके। इसलिए वो चाहते थे कि लड़की जो है वो कम पढ़ी लिखी हो। और तीसरा पात्र इसमें था उमा की जो माँ है वो एक नौकर है। इस तरह से उन्होंने कई पात्रों के माध्यम से इस एकांकी को उन्होंने हमारे सामने बताया है, रखा है। तो इसमें उन्होंने यही, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें यही संदेश देना चाहा है कि जो आज का समय है, वर्तमान समय जो चल रहा है, इसमें लड़कियों को भी लड़कों के समान महत्व दिया जाना चाहिए। लड़कियों को भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि उन्हें लड़कों के जो समान अधिकार हैं वो मिल सके और जो भेदभाव है वो खत्म हो सके। तो इस पाठ को हमने पढ़ा, समझा। अब कुछ और आगे हमारा जो आगे का पार्ट रह रहा था वो हम पढ़ते हैं। तो अपने पाठ को वापस शुरू करने से पहले एक बार जो इस पाठ में शब्दार्थ है, मतलब जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ हम समझते हैं एक बार। तो कौन कौन से शब्द हैं, उनका अर्थ क्या है वो हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर, पृष्ठ संख्या 30। इस पृष्ठ संख्या में जो भी शब्दार्थ आए हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें है एंट्रेंस। एंट्रेंस का अर्थ होता है कक्षा
11। फिर है हाथ रहना। हाथ रहना का होगा नियंत्रण में रहना। इसके बाद है कतई। कतई का अर्थ होगा जरा भी। फिर है जबान पर काबू। फिर इसका मीनिंग होगा बोलने पर नियंत्रण। जबान पर काबू, बोलने पर नियंत्रण। जिक्र चर्चा। जिक्र का अर्थ क्या होगा? चर्चा। उगल देना। उगल देना, कह देना। मर्जी इच्छा। मर्जी का अर्थ क्या होगा? इच्छा। वक्त समय। एकाध एक या दो, या फिर थोड़ी सी। तो जो प्रश्न संख्या 30 है, इसमें कौन कौन से आए हैं शब्द, इनका अर्थ देखिए एक बार। एंट्रेंस। एंट्रेंस का अर्थ होगा कक्षा 11। हाथ रहना। हाथ रहना का अर्थ होगा नियंत्रण में रहना। कतई। कतई का अर्थ है जरा भी। जबान। जबान का अर्थ है काबू, जबान पर काबू, बोलने पर नियंत्रण। जिक्र चर्चा। वक्त समय। उगल देना, कह देना। एकाध एक या दो। मर्जी इच्छा। अब जो दूसरा प्रश्न है उसके शब्दार्थ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 31 में जो शब्दार्थ है वो कौन कौन से हैं? करीने से। करीने से का अर्थ होगा उचित तरीके से। उसके बाद है दकियानूसी। दकियानूसी ख्याल। दकियानूसी ख्याल, इसका होगा रूढ़िवादी विचार रखना। रूढ़िवादी विचार रखना। इसके बाद है सोसाइटी। सोसाइटी का अर्थ क्या होगा? लोगों का मिलन स्थान। सोसाइटी का अर्थ क्या होगा? लोगों का मिलन स्थान। फिर है सवासेर। सवासेर का अर्थ क्या होगा? उससे भी बढ़कर। फिर है तालीम। तालीम का अर्थ क्या हो गया? शिक्षा। फिर है मतलब। मतलब का अर्थ क्या है यहाँ पे? स्वार्थ। कोरी कोरी। कोरी कोरी का अर्थ क्या होगा? खरी खरी। फिर है चौपट।
चौपट का अर्थ क्या होगा? बर्बाद। फिर है कम कम बखत, सॉरी कम बखत, इसका अर्थ क्या होगा? अभागा। कम बखत का अर्थ क्या होगा? अभागा। फिर है किवाड़। किवाड़ का अर्थ क्या हुआ? दरवाजा। उसके तो ये हमने देख लिए। वापस देखे, करीने से का अर्थ क्या हो गया? उचित तरीके से। दकियानुसी ख्याल, इसका अर्थ हो गया रूढ़िवादी विचारधारा, मतलब पुराने विचारधारा के लोग। सोसाइटी का अर्थ क्या हो गया? लोगों का मिलन स्थान, मतलब जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलते हैं। सवासेर का अर्थ हो गया उससे भी बढ़कर। तालीम का अर्थ है शिक्षा। मतलब का अर्थ है स्वार्थ। कोरी का अर्थ हो गया खरी खरी या फिर साफ साफ। चौपट का अर्थ होगा बर्बाद। कमबख्त मतलब अभागा। किवाड़ का अर्थ होगा दरवाजा। अब पृष्ठ संख्या 32 का देख लेते हैं। अब है लोक चतुराई। लोक चतुराई का अर्थ क्या हो गया? समाज द्वारा लाया जाने वाला सयानापन। लोक चतुराई का अर्थ क्या हो गया? समाज द्वारा लाया जाने वाला सयानापन। इसके बाद है फितरती का अर्थ क्या हो गया? शरारती या फिर स्वभावगत। खिसियाहट का अर्थ क्या हो गया? विशेषता। तशरीफ लाना बैठना। फिर है मेहरबानी कृपा। उसके बाद है कांटों में घसीटना। इसका अर्थ क्या हो गया? परेशानी में डालना। फिर है वीकेंड का अर्थ हो गया सप्ताह के अंत में। उसके बाद है मार्जिन का अर्थ हो गया अंतर। तो वापस देखें एक बार। लोक चतुराई का अर्थ क्या हो गया? समाज द्वारा लाए जाने वाला सयानापन। फितरती, इसका अर्थ होगा शरारती। कांटों में घसीटना परेशानी। खिसियाहट विशेषता। वीकेंड सप्ताह के अंत में। तशरीफ लाना बैठना। मेहरबानी कृपा। मार्जिन अंतर। तो अब जो पृष्ठ संख्या 33 है उसका और देखते हैं। इसमें है उड़ा जाना मतलब खा जाना। उड़ा जाना खा जाना। जनाब का अर्थ होगा
महोदय। फिर है हाल, हाल का अर्थ क्या होगा? दशा। फिर है हजम करना, हजम करना का अर्थ होगा हजम करना। पच जाना, बहुतेरे, बहुतेरे का अर्थ होगा बहुत से। फिर है मजाल, मजाल ताकत, मजाल का क्या अर्थ होगा? ताकत। फर्राटे, बिना रुके, बिना रुके। मुकाबला, होड़। जब्त करना, जब्त करना, रोक आना। बिजनेस, व्यापार। तो ये कौन कौन से हो गए? उड़ा जाना, इसका अर्थ होता है खा जाना, जनाब, महोदय, हाल, दशा, हजम करना, पच जाना, बहुतेरे, बहुत से, मजाल, ताकत, फर्राटे, बिना रुके, मुकाबला, होड़, जब्त करना, रोक पाना, बिजनेस, व्यापार। तो एक बार ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। अब हम पढ़ते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पेज नंबर 35 का आधा पढ़ लिया था। अब आगे हम शुरुआत करते हैं। जो गोपाल प्रसाद है वो बोलते हैं कभी नहीं सर, कभी नहीं। तो रामस्वरूप बोलते हैं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? मतलब वो इसमें खूबसूरती के बारे में बात करें कि लड़की खूबसूरत होना जरूरी है या नहीं, मतलब आपके क्या विचार है उस मामले में। तो शंकर बोलता है किस मामले में? तो रामस्वरूप बोलता है यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि लड़की सुंदर ही होनी चाहिए। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना। वो कहना चाह रहे हैं कि चाहे खूबसूरत कैसे ही बने, चाहे वो मेकअप करे कुछ भी करे, लेकिन लड़की क्या सुंदर लगनी चाहिए। क्योंकि हम फिर भी मान जाए, मतलब जो पुरुष है वो फिर भी मान जाए, लेकिन जो घर की औरतें हैं उनकी हमेशा इच्छा यही होती है कि जो हमारी बहू आए, जो वो लड़की आए, वो सुंदर होनी चाहिए। तो बोलते हैं आपकी लड़की सुंदर तो है ना। फिर वो रामस्वरूप बोलते हैं जी हाँ, अब वह तो अभी आप देख लीजिएगा कि जब आपके सामने आएगी तब आप देख लेना कि लड़की कैसी है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। तो रामस्वरूप बोलते हैं यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं और जायचा तो मिल ही गया होगा। जायचा होता जन्म पत्र जिसे बोलते हैं ना, जिसमें कि पूरे जन्म का विवरण होता है कि किस समय जन्म हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, इस तरह से, जो उसे बोलते हैं जायचा, मतलब जन्म पत्री। तो रामस्वरूप बोलते हैं जी, जायचे का मिलना बड़ा मुश्किल, क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है। ठाकुर जी मतलब भगवान के लिए आया, कि भगवान के जो जायचा हमें मिला था उसको हमने भगवान के चरणों में रख दिया है। बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए, मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में रख दिया है तो समझो कि भगवान जो ये रिश्ता है वो जरूर पक्का करवा देंगे, मतलब अपने आप मिल जाएगा। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। भनक मतलब आवाज आना, कुछ सुनाई देना। तो रामस्वरूप चौंक जाता है कि वो, उसे लगता है कहीं पे इसको मालूम तो नहीं चल गया कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ी लिखी है। तो पूछते हैं क्या? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर,
तो वो अपने वो कहते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी बहू के क्या होते हैं, नखरे होते हैं, और उन नखरों को कौन सहन करेगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मान लो सिर्फ मैट्रिक पास, मैट्रिक मतलब 10वीं पास लड़की चाहिए। तो अपने बेटे को बोलते हैं मतलब कि क्यों शंकर, तो जो शंकर है वो कैसा है, मतलब खुद निर्णय लेने वाला तो है नहीं, जैसे उसके पिता कहते हैं वैसे ही अपने पिता की बात मान रहा है। तो उनके पिता की हाँ में हाँ मिला रहा है, जैसे उनके पिता ने कहा क्यों शंकर, तो वो भी कहता है हाँ जी हाँ। तो शंकर बोलता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है, मतलब नौकरी तो करानी नहीं है तो पढ़ी लिखी बहू की जरूरत क्या है। तो रामस्वरूप बोलते हैं नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। ग्रेजुएट होती है ना कि जो BA MA BSc जो कर लेते हैं उसे बोलते हैं ग्रेजुएट। तो कहते हैं आपकी जो बहू है वो भी ग्रेजुएट होनी लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से, अक्ल के ठेकेदार मतलब बहुत ज्यादा समझदार बनना। कह रहे हैं जरा पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर औरतें भी वही करने लगी, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी। पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति की, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी तो हो चुकी गृहस्थी। मतलब कह रहे हैं कि यदि लड़की पढ़ी लिखी है तो क्या करेगी, ये मतलब अंग्रेजी बोलेगी, अंग्रेजी पढ़ेगी, पॉलिटिक्स पर बहस करेगी, तो फिर तो क्या समझो हो गई गृहस्थी, मतलब कि गृहस्थी नहीं चल सकती। जनाब मोर के पंख हैं मोरनी के नहीं, वो कह रहे हैं कि जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यहाँ पे उन्होंने महिला और पुरुष दोनों में, लड़के और लड़की दोनों में क्या कर दिया, भेदभाव कर दिया कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज्यादा क्या होते हैं, काबिल होते हैं। तो रामस्वरूप बोलते हैं जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। मतलब वो इसे मजाक कर रहे हैं कि मर्द के भी दाढ़ी होती है औरत के नहीं होती। तो शंकर भी हंसता है, गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि मेरी बात को मतलब उन्होंने क्या कर दिया, काट दिया। अब गोपाल प्रसाद बोलते हैं हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए होती है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से ही एक है। तो कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए ही होती है। तो उच्च शिक्षा जो है वो, तालीम का अर्थ क्या हो गया, शिक्षा। तो कहना चाह रहे हैं उच्च शिक्षा जो है वो सिर्फ किसके लिए है, मर्दों के लिए ही है। इसके बाद रामस्वरूप बोलते हैं चाय और लीजिए। शंकर बोलता है धन्यवाद पी चुका, मतलब वो कह रहा है कि मैं पी चुका हूँ अब और नहीं पीना। तो रामस्वरूप बोलते हैं आप, तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। तो रामस्वरूप बोलते हैं आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताए ये वह मक्खन। तो गोपाल प्रसाद बोलता है नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना न था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। तो रामस्वरूप बोलते हैं जो मेज उसको एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुकर के जरा जोर से बोलते हैं अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। सिगरेट किसके लिए बोल रहे हैं, वो गोपाल प्रसाद को पूछ रहे हैं। और वो पान भिजवा देना मतलब ये था कि उमा को बाहर लेकर आओ। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं जी नहीं, पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, सादगी मतलब बिल्कुल सिंपल साधारण रूप से, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर, मतलब बिल्कुल गौर से देखना, ध्यान से देखना, उसे बोलते हैं आंखें गड़ाना, मतलब ध्यान से देखना। और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, ताकना मतलब देखना। तो रामस्वरूप बोलते हैं हाँ यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, मतलब उनको आश्चर्य होता है कि मतलब लड़की की आंखों पे चश्मा है, इसका मतलब क्या है कि जो लड़की है वो पढ़ी लिखी हो सकती है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा देखकर दोनों को एकदम से आश्चर्य होता है, दोनों दूसरे की तरफ देखते हैं। जैसे वो चश्मा देखते हैं लड़की की आंखों पर तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ जाती है। तो रामस्वरूप बोलता है, थोड़ा मतलब उसको लगता है कि क्या पता इनको थोड़ा शक ना हो जाए,
तो कहता है जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी। आंखें दुखनी एक बीमारी होती है कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो छिपा रहे हैं इस बात को कि जो ये इसका चश्मा लगा हुआ वो किस कारण से है कि पिछले महीने में इसकी आंखें जो है वो दुखनी आ गई थी, इसलिए इसको डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए चश्मा लगाने के लिए कहा है। तो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि पढ़ाई की वजह। तो रामस्वरूप बोलते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है ना। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं बैठो बेटी। तो रामस्वरूप बोलते हैं वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, मतलब चमक है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? वो उससे प्रश्न पूछते हैं, किससे? उमा से, कि भाई चाल भी अच्छी है और चेहरे पे भी चमक है, और उससे पूछ रहे हैं क्या तुम्हें गाना बजाना आता है? तो रामस्वरूप बोलते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, कि सितार बजाना भी आता है और बाजा बजाना भी आता है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत, मतलब एक दो गीत सुनाओ। उमा को बोलते हैं कौन? रामस्वरूप, कि इसे बाजा बजाना भी आता है और सितार बजाना भी आता है। तो कहते हैं कि उमा एक आध गीत सुनाओ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर में जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपटी सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। मतलब वो गाने लगती है तो उसके गाने की जो उसकी आवाज है वो अच्छी मधुर होती है, उसमें तल्लीनता, मतलब कि सब लोग उसमें तल्लीन हो जाते हैं और वो खुद भी उसमें तल्लीन हो जाती है। और जैसे ही उसकी आंखें उठती है, वो नजर उसकी उठती है और उसकी नजर जब शंकर से मिलती है तो वो एकदम से अपने गाने को रोक देती है और वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो शंकर को पहले से जानती थी और शंकर भी उसको उमा को देखकर पहचान गया, तो इसलिए वो उमा है उससे नजरें छुपा रहा था, झेपती हुई नजरें, मतलब उससे नजरें चुरा रहा था। तो रामस्वरूप बोलते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है, मतलब बहुत है, और ज्यादा गाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी आवाज बहुत अच्छी है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं अभी ठहरो बेटी। तो रामस्वरूप बोलते हैं थोड़ी और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं तो तुमने पेंटिंग भी, मतलब वो पूछते हैं कि तुमने तुम्हें पेंटिंग भी आती है क्या? पेंटिंग मतलब चित्रकला, ड्राइंग जिसे बोलते हैं, कि तुमने वो भी सीखी है क्या? तो उमा बोलती है, उमा बिल्कुल चुप रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। तो रामस्वरूप बोलते हैं हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह है, कि सिलाई भी तुम्हें आती है क्या? तो रामस्वरूप बोलते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी, मतलब सारी सिलाई, जो पूरे घर की सिलाई है, सभी के जो कपड़े हैं वो कौन? उमा ही सिलती है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? तो कह रहे हैं कि मतलब सिलाई के बारे में पूछ लिया, पेंटिंग के बारे में पूछ लिया, गाने बजाने के बारे में पूछ लिया, अब वो बोले कि तुमने कोई इनाम विनाम भी जीते हैं क्या? तो उमा फिर भी चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, मतलब वो गले से बोलते हैं ना कि एकदम से करना इस तरह से कि जो उमा समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, अधीर मतलब बेचैन हो उठते हैं, और रामस्वरूप सक पकाते हैं, मतलब उनको लगता है कि अब कहीं ना कहीं उमा कुछ और ना बोल दे। तो रामस्वरूप बोलते हैं जनाब जवाब दो उमा। हाँ, जरा शर्माती हो, कह रहे हैं कि थोड़ी शर्मा रही है इसलिए जवाब नहीं दे रही है। इनाम तो फिर वो कहना चाह रहे हैं कि इनाम तो इसने बहुत सारे मतलब जीत लिए हैं। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। वो कह रहे हैं कि सारे जवाब क्या आप ही देंगे, जरा इसे भी मुंह खोलने दो, मतलब जो उमा है इसको भी बोलने दो। तो रामस्वरूप बोलते हैं उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो उमा बोलती है क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना नहीं। तो रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं,
उमा उमा मतलब क्या चाह रहा कि उमा ने क्या जवाब दे दिया। तो उमा बोलती है अब मुझे कह लेना दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मतलब ये जो सज्जन पुरुष यहाँ पर आए हैं, मेरे खरीदार महोदय मतलब मेरे खरीदार बनकर आए हैं, वो कहना चाह रहे हैं खरीदार बनना यही हो गया ना कि आप हर तरह से मुझसे एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, कई तरह के सवाल पूछ रहे हो कि तुम्हें ये भी आता है कि ये भी आता है क्या, ये भी आता है क्या, ये भी आता है क्या। तो कह रहे हैं कि इस तरह वो क्या लग रहा है उसको कि वो जो आए हैं वो उसका सौदा करने के लिए आए, उसे खरीदने के लिए आए हैं। तो कह रही है कि ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। मतलब कह रहे हैं कि जो लड़कियां मतलब तुम उस लड़की से सामने जिसको देखने आए हो उससे तुम तरह तरह के सवाल पूछ रहे हो, तो क्या लड़कियों को बुरा नहीं लगता, क्या उनके दिल नहीं होता, तो क्या तुमने उनको भेड़ बकरी समझ रखा है। जो कसाई होता है उसे देखभाल कर ले जाता है और फिर उसे हलाल कर देता है। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, गुस्सा आता है गोपाल प्रसाद को, ताव में आना मतलब गुस्से में आना। बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया था। तो उमा बोलती है, उमा भी तेज आवाज में बोलती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा आप अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। इर्द गिर्द मतलब आसपास, और वहां से कैसे भगाए गए थे। अब जो उमा है उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया, उसको लगा कि ये मतलब मेरे खरीदार बनकर आए हैं, मेरे से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनका जो लड़का है इसका चरित्र कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता, और ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप इतनी देर से मेरा नापतोल कर रहे हैं, मेरा परिमाण कर रहे हैं, और फिर आप मैं कुछ भी ना बोलूं। एक बार अपने लड़के से भी पूछ कर देखिए कि वो वहां से जबकि लड़कियों का जो हॉस्टल है उसके आसपास ये क्यों घूम रहे थे और वहां से इन्हें क्यों भगाया गया था। तो शंकर बाबूजी चलिए, शंकर को लगता है कि अब मेरी पोल खुल जाएगी, मतलब जो उसकी असलियत तो सबके सामने आ जाएगी। तो कहता है बाबूजी यहाँ से चलिए। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। मतलब अभी भी उस लड़की के ऊपर ही बोल रहे हैं कि लड़कियों के हॉस्टल में। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहे हैं, उनको ये लगा मतलब वो ये समझ रहे हैं कि तुम कॉलेज में पढ़ी हुई हो। तो रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। अब रामस्वरूप देखते हैं कि अब तो पोल खुली गई, तो चुप रहने में ही फायदा है। तो उमा बोलती है जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। मतलब कह रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ी हुई हूँ, बीए पास किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झाक कर कायरता दिखाई है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपका जो पुत्र है वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करता है, मतलब चुपचाप देखता रहता है, लड़कियों को छेड़ता रहता है, और कायरता मतलब डर कर भागना, और मैंने उसकी तरह कोई भी कायरता नहीं दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। कह रही है कि मुझे तो अपनी इज्जत अपने सम्मान का ख्याल है, लेकिन अपने जो पुत्र है अपने बेटे से पूछिए कि इन्होंने आपके सम्मान के लिए क्या किया, इन्होंने अपनी इज्जत के लिए क्या किया। ये एक नौकरानी के पैरों में पड़कर उससे क्षमा मांगकर वहां से भागे थे छिपकर। तो रामस्वरूप बोलते हैं उमा उमा, मतलब उमा को चुप करना चाह रहे कि उमा अब आगे मत बोलो। लेकिन गोपाल प्रसाद बोलते हैं, गुस्सा हो जाता है बहुत ज्यादा, उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर बोलते हैं बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, मतलब धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। तो बेंत जो होती है ना जिससे पकड़ कर चलते हैं उसको ढूंढते हैं, और बीए पास, उफ गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चलो। मतलब वो अपने मन में जो बोलते हैं ना बड़बड़ाते रहते हैं कि ओ बीए पास है, उफ कितना झूठ बोला जा रहा है, चलो बेटे अपने साथ चलो यहाँ से। फिर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो उमा बोलती है जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। अब यहाँ पे ये जो लाइन आई है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या काम आती है। हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमें बिल्कुल सीधा खड़े रहने के काम आती है, मतलब हमें बिल्कुल सीधा, हमारे जो
सपोर्ट रखती है हमारे शरीर का, मतलब बिल्कुल सीधा खड़े हम रह सकते हैं उसके उस पे सपोर्ट से। तो कह रहे हैं कि उसके रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, मतलब यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी है वो किसका चरित्रवान होने का सूचक है। तो कह रहे हैं कि ये जो आपका बेटा है वो रीढ़ विहीन है, मतलब वो उसका चरित्र सही नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप घर जाकर देखना, क्योंकि वो झुककर भी चल रहा है, शरीर से भी कमजोर है। तो कह रहे हैं कि एक बार आप घर जाकर देखना कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है। नहीं यानी बैकबोन, बैकबोन होती है ना कि पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी उसको बैकबोन बोलते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा, मतलब वो बेबसी का गुस्सा है कि कुछ भी नहीं कर सकते कि सिर्फ गुस्से के अलावा। और अब उनके लड़के के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, उमा चुप हो जाती है अचानक से। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा उमा रो रही थी। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। मतलब इसमें बताया कि उमा ने कितनी दरिया दिल से, कितने आत्मविश्वास से उन लोगों का सामना किया, उस अन्याय का विरोध किया। वो चाहती थी कि लड़कियों को एक मेज कुर्सी की तरह इस्तेमाल नहीं करो, उनको उनकी खरीदार बनकर नहीं आओ। उनके अंदर जो योग्यता है जो उसको देखो, उसके आधार पर लड़कियों का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए, लड़कियों की योग्यता देखनी चाहिए। तो आपको लड़कियों की योग्यता देखने से, लड़कियों के बारे में जानने से पहले अपने बेटे का जो चरित्र है उसके बारे में भी आप देखो। तो यहाँ उन्होंने यही कहा है कि जो लड़के और लड़कियां हैं उसके अंदर आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपको लड़कियों को भी लड़कों के बराबर समझना चाहिए। तो हमने ये पाठ पढ़ा, इसे हमने समझ लिया। इसके शब्दार्थ अब आप इसके शब्दार्थ करेंगे, जो हमने कठिन शब्द इसमें पढ़े हैं, जो पाठ में आए हैं।